अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित उद्धत भक्तजन और सभागार और मित्रों, जब संचालक ने गोपाल सर को बुलाया बोलने के लिए तो मुझे बताना पड़ा वरिष्ठ है, युवा दिखते हैं, तो मुझे लगा कि शायद कंफ्यूज हो गया होगा, थोड़ा ज्यादा अमरेंद्र और हम अभी ये सब सहपाठी रहे हैं और ऑर्गेनाइज्ड अमरेंद्र शुरू से रहे हैं और बकायदा लिख करके पर्चा लाते हैं। सेमिनार जब हम लोग पढ़ते थे तब भी देते थे तो इनका बड़ा लिखा रहता था और स्लाइड्स रहते थे, जाहिर सी बात है नंबर इनको ज़्यादा ही मिलते थे। मुझे वैसा नहीं मिलता था लेकिन मैं भी पास तो हो जाता था। लेकिन मैं ताम झाम रखता था, ऐसा नहीं है कि चाहे उसमें कुछ लिखा ना हो काम पर, लेकिन भ्रम बनाए रखता था कि मेरे पास भी है। मित्रों, यह विषय भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिकता, इधर पिछले कई वर्षों से, खासकर 2-4 वर्षों से, कई तो नहीं, यह भारतीय ज्ञान परंपरा एक बहस तलब विषय के तौर पर हमारे सामने है। और जैसे किसी सेमिनार के लिए लोग आमंत्रित करते हैं, यह सीधा सवाल होता है भारतीय ज्ञान परंपरा, हाँ भारतीय ज्ञान परंपरा। तो यह लगभग एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है इसको लेकर के। अच्छी बात है भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के इसके इतने परिदृश्य और एंगल्स पर बातचीत होती है, लेकिन बातचीत जहां जहां भी मैं सुनने के लिए गया और 1-2 जगह किया भी, सुनाया भी, तो मुख्यतः जो हमारा दर्शन है उस पर ही केंद्रित रही बातचीत। चाहे वो किसी, इसमें तो बकायदा हमने दर्शन पर बातचीत की, दार्शनिक अनुसंधान परिषद से पैसा लिया है, तो यह तो हमारा बनता है कि हम दर्शन की बात करें। लेकिन जिन्होंने और जगहों से भी लिया, ऐसे साहब से लिया और तमाम जगहों से लिया, जो सामाजिक विज्ञान की संस्था है उसको भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबने भी इसी पर बातचीत की कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारा दर्शन कितना मजबूत है उस ज्ञान परंपरा में। हमारे पास उपनिषद है, हमारे पास वेद है, और उसमें क्या क्या नहीं है, जाहिर सी बात है बहुत है। कई जगह तो यह भी मतलब गर्व से भरकर हम लोग निकले कि हमारे पास तो, मैं उतना नहीं जानता तो मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, दर्शन को केवल उतना तक ही पढ़ा होऊंगा जितना आम लोग, क्योंकि भारतीय तो आमतौर पर दार्शनिक होता है। यस नेपाल कहते हैं, या बैठने की मुद्रा ही हमारी दार्शनिक, और हमारा प्रारंभ ही, दिन का प्रारंभ ही दर्शन से होता है, तो हम तो हैं ही उसमें दार्शनिक तो है। तो एक दर्शन को लेकर के हमारे पास जो ज्ञान परंपरा है, उसको लेकर के हम लोग बहुत मजबूत हैं। और अब तो दावा बहुत बढ़ गया है कि हमारे पास, हम जिस परम तत्व की बात करते हैं उपनिषद में, उपनिषद से कितने वर्षों पूर्व, वही आजकल का फिजिक्स वगैरह कर रहा है। ये सब तो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि गॉड पार्टिकल्स वगैरह सब हमारे पास था। सवाल है कि उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे थे, या उसका कुछ दिख क्यों नहीं रहा था, तो नहीं कर रहे थे, मन नहीं करेंगे तो। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास ज्ञान तो है ही, कभी कर भी लेंगे।
लेकिन यह जो विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिकता, यह पर्टिकुलर एक ऐतिहासिक विषय है और इतिहास इसमें शामिल होता है। तो आधुनिकता क्योंकि एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, आप किसी भी चीज को यूं ही आधुनिक नहीं कह सकते, उसके कुछ फीचर्स होते हैं और सामान्य तौर पर उसके अब सब स्वीकृत फीचर्स हैं दुनिया भर में कि ये सब चीजें हैं और ये आधुनिक है। आधुनिकता यहाँ से शुरू होती है क्योंकि अब उसको खत्म भी होना होता है, क्योंकि उत्तर आधुनिक परिदृश्य भी है हमारे पास। तो आधुनिकता के इस सर्टन पीरियड को हम लोग अब एक ऐतिहासिक खांचे में बांध सकते हैं। यह एक आधुनिक प्रक्रिया का मामला है, आधुनिकता का जहाँ तक असर रहा, उसकी कमजोरियां भी जाहिर हुई। जाहिर सी बात है, मॉडर्निटी जो नहीं कर पाया इसीलिए पोस्ट मॉडर्निटी आया। और यह माना जा रहा था कि जैसे हम अपना सब कुछ अपने दर्शन में तलाशते हैं और उसको लेकर के बहुत मुतमईन हो जाते हैं कि हमारे पास है सब कुछ, वैसा ही लगभग आधुनिकता के साथ हुआ। इसको मनुष्यता की अंतिम उपलब्धि के तौर पर प्रचारित किया इस एजेंडे को, कि आधुनिक होना मनुष्य की अंतिम उपलब्धि है, एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन काइंड है कि यही होना चाहता था, आधुनिक हो जाए, महत्तम उपलब्धि। किसी भी सभ्यता की भी महत्तम उपलब्धि वही हो सकती है कि वो आधुनिक सभ्यता है। जितने सारे सवाल थे आधुनिकता से पहले के, हमने वो चाहे वो दर्शन में, चाहे वो इतिहास में, प्रगति में, सबको हमने, और राजनीति में, पॉलिटिकल, जैसे मार्क्सवाद यदि आधुनिक दर्शन है तो यह मान के कि मनुष्य का उच्चतम अवस्था यही है, मार्क्सवादी ही मतलब एक समाज बनाना, समाजवादी समाज बनाना यह मनुष्यता का स्वप्न है। इस तौर पर आधुनिकता के एजेंडे को पूरी दुनिया के सामने हमने रखते हुए और उसकी सीमाओं को, उसको स्खलित होते हुए, उसके टूटन को और उसकी कमजोरियों को भी सामने ही देख लिया। मतलब हम लोग उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो आधुनिकता को उध्वस्त होते हुए महसूस कर रहे थे, उत्तर आधुनिकता को जन्म लेते हुए भी देख रहे हैं, उसके परिदृश्य को भी समझ रहे हैं और वह भी कितना खोखला है उसको भी देख पा रहे हैं। तो यह जो एक एजेंडा आधुनिकता का है, यह बड़ा दिलचस्प और बहस तलब एजेंडा है। सवाल है कि जब हम भारतीय संदर्भ में, भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में आधुनिकता को देखें तो कब से देखें और कहां से देखें? नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम यूरोप को आधुनिक होते हुए देखते हैं, या वो लोग जहां से क्लेम करते हैं कि हम आधुनिक हुए, तो नवजागरण से देखते हैं। नवजागरण का एक पूरा प्रोसेस है और उसमें कुस्तुनतुनिया का पतन है, वहां से लोगों का भागना है, यूरोप पहुंचना है और यूरोप के बाद फिर उन ग्रंथों का पढ़ना है, अपने पुराने टेक्स्ट की ओर लौटना है, लैटिन का प्रचार है, उसका एक नए संदर्भों में उसकी व्याख्या है और एक नए समाज का उदय है, जिसके व्यक्ति विभिन्न कला रूपों में, साहित्य में और तमाम इस तरह के जो स्थापत्य हैं सब में दिखाई देता है। यह लगभग 14वीं शताब्दी का समय है और उसके बाद से हम मानने चलते हैं कि आधुनिक पश्चिम का उदय हो गया। उसके बाद विज्ञान है, अभियांत्रिकी है और इतनी ज्यादा प्रगति है, उस प्रगति के शोर में जो उनके खुराफात हैं, जो उनके दुष्कर्म हैं, जो उनके अत्याचार हैं, वो सब कहीं दब जाते हैं और उपलब्धि के तौर पर आधुनिक जो एक मूल्य है वह सामने आ जाता है कि हम, और बहुत गर्व से
वह तमाम हमारी जैसी सभ्यताओं को रौंद करके, हमारा स्वप्न करके यह अभिव्यक्त कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने, और अभी तक करते हैं कि हमने तुम्हें शब्द बना दिया, मॉडर्न बना दिया, क्योंकि यह जो एक्सप्रेशंस है अभिव्यक्ति, यह जो तुमको जो होना था वो हमने कर दिखाया। और उसके पहले के सारे युग को डार्क एज, अंधेरा, और अपना अंधेरा वो खींच करके और थोड़ा पीछे ले जाते हैं 10वीं 12वीं शताब्दी में, और हमें वह 14वीं 15वीं शताब्दी में जब वह जागृत हो रहे थे तो हमको अंधेरे में सुला रहे थे कि हमारे आने के बाद हमने तुमको जगाया, सभ्य बनाया। और आमतौर पर हम इस नैरेटिव्स में बहुत लंबे समय तक फंसे रहे, और शायद अभी भी फंसे हैं। इसीलिए हम अपने नवजागरण को, उनके आने के बाद अपनी उपलब्धियों को, अपनी कोशिशों को, सब कुछ अंग्रेजों के आने एनलाइटनमेंट शब्द से अपने आप को जब भी व्याख्यात करते हैं तो हम अचानक से पाते हैं कि हम उनसे 100-200 साल पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम शुरू ही 100-200 साल पीछे से कर रहे हैं। लेकिन अब वो यह भी मानने लगे, नहीं, हम तो और भी थोड़ा पहले से जगे हुए। हम लोग पुनर्जागरण भी ऐसा नहीं था कि कुस्तुनतुनिया के पतन से ही हुए। हमें यह प्रवृत्ति थी, सोई हुई थी, यदा कदा दिखाई दे रही थी। और अभी के ऐतिहासिक अध्ययन बताते हैं कि नवजागरण जो था यह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी कि अचानक से कोई नींद से जग जाए, यह कोई घटना नहीं थी जिसकी वजह से कुस्तुनतुनिया का पतन है। तो ये घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन बताते नहीं, कुस्तुनतुनिया का पतन से इसको जोड़ के वैसे देखना वो ठीक नहीं है। नवजागरण एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मानसिक स्थिति है, और ज़्यादातर लोग समाज में जब इस मानसिक स्थिति में रहते हैं, और वह एक दिन में एक घटना से नहीं होता है, वह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम उस प्रक्रिया से हो करके आधुनिक हुए, और इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस है आधुनिकता का, एक सामाजिक विशेषता है, वह बहुत कोई घटना नहीं। दिलचस्प है कि जब हम उसी समय में अपने समाज को देखते हैं, जैसा कि 14वीं शताब्दी को ही हम देख रहे हैं, भारत को, तो उस समय क्या हो रहा था? मध्ययुग शब्द हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या हम वाकई उस समय मध्ययुग में थे या आधुनिक युग में थे? हम भी, यदि वह एक फेनोमेनन है आधुनिकता का, तो उस समय हम क्या आधुनिकता के उसी प्रत्यय में हमारा समाज भी नहीं चल रहा था, उससे कदम मिला कर? यूरोप और यदि पूर्व को हम देखें, यहां मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अक्सर हम जब पश्चिम की बात करते हैं तो पूरे यूरोप की बात करते हैं, और जब पूर्व की बात करते हैं तो सिर्फ हम भारत की बात करते हैं। यह भी एक एजेंडा पॉलिटिकल सेटिंग का उदाहरण है कि हम पूर्व वर्सेस जब पश्चिम, वो जब अपनी उपलब्धि बताएंगे तो लियोनार्डो दा विंची से लेकर के तमाम लोगों को अपने उस दायरे में शामिल करें। लियोनार्डो दा विंची अंग्रेज तो नहीं थे, लेकिन जब पूर्व की बात करेंगे तो भारत की ही केवल बात करेंगे, और बहुत सायास तरीके से उससे जापान और चीन को छोड़ देंगे, और हमारा भी दिमाग इस तरह से बनाएंगे कि हम भी उन पर बातचीत न करें। तो यह जो प्रत्यय बनता है, जैसे पूर्व और पश्चिम का बनना चाहिए, तो पश्चिम वर्सेस भारत बन जाता है। ये गलत प्रत्यय का शिकार, क्योंकि वो राजनीतिक मामला इसलिए करता है। तो उस लिहाज से यदि हम देखें तो वह जो हमारा समय था
जिसको वो लोग डार्क एज के तौर पर प्रचारित करते हैं। पता नहीं क्यों डार्क एज करते हैं। वह तो हमारा एक आधुनिक समय उनके साथ साथ ही शुरू हो रहा था। यदि हम कुस्तुनतुनिया के पतन को याद करें तो आखिर उस पतन के फीचर्स क्या थे? दो संस्कृतियों का मिलना ही तो था। कुस्तुनतुनिया से भाग करके जो लोग गए वो भिन्न संस्कृति के लोग और आपस में मिले, एक दूसरे दो संस्कृतियों का मिलन हुआ और जो भी युद्ध के जरिए हुआ। और वही समय हमारा इस्लाम से ठीक ठीक मुठभेड़ का समय था। दो भिन्न संस्कृतियां आपस में मिल रही थी और नई चीज पैदा हो रही थी। वो आधुनिक परिदृश्य बन रहा था। इस्लाम के पूरे राजत्व के सिद्धांत में भारत आने के बाद परिवर्तन हो जाता है। भारत का पूरा भक्ति आंदोलन उससे उदित हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इस्लाम के आक्रमण के बाद जिस तरह से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। और दूसरी भी बात, एक स्टेट ऑफ माइंड भी था भक्ति आंदोलन। यह दूसरे हमारे आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं यदि इस्लाम भारत में नहीं भी आया होता तो भी भारत में भक्ति आंदोलन उसी तरह उदित हुआ होता। 75% तो कम से कम वो स्वीकार करते हैं। 12 आना तो होता ही होता। यह 12 आना होता होना क्या होता है? यह प्रक्रियागत ही तो था। यह भक्ति आंदोलन दोनों तरीकों से, यदि वो आप कुस्तुनतुनिया के पतन से पश्चिम को उदय माने तब भी, या एक स्टेट ऑफ माइंड माने तब भी, भारत भी उसी प्रक्रिया से उसी समय आधुनिक हो रहा था। यदि आप धर्म सुधार आंदोलन को मानते हैं पश्चिम में, वो एक आधुनिक परिघटना थी और ईश्वर और व्यक्ति के बीच की मध्यस्थता खत्म की जा रही थी चर्च की। तो भारत क्या कर रहा था उस समय? भक्त कवि क्या कर रहे थे? क्या वो कर्मकांड को पोषित कर रहे थे? क्या वो मठों मंदिरों को पोषित कर रहे थे? वो अभी तो भक्त और भगवान की दूरी को मिटा रहे थे। वो अभी तो नए किस्म का यदि प्रोटेस्टेंटवाद ही तो था, प्रोटेस्ट ही तो था वह कर्मकांड के विरुद्ध। तो आप उसको डार्केज कैसे कह रहे हैं? क्या वो आधुनिकता नहीं थी? यदि वह अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके नए किस्म के तर्कों के साथ नया धर्मशास्त्र लिख रहे थे, धार्मिक चीजें लिख रहे थे, और वह आधुनिकता थी, तो हमारे देश में तुलसीदास क्या कर रहे थे? क्या वह नाना पुराण निगमागम सम्मत पूरा पढ़ करके संस्कृत टेक्स्टों को लोक भाषा में, जैसा कि बाइबल का अनुवाद तमाम भाषाओं में हुआ, क्या इस लोक भाषा में पूरे संस्कृत ज्ञान परंपरा को उन्होंने अवधि में लिख करके आधुनिकता का काम नहीं किया था? क्या राम का चरित्र जिस तरीके से वाल्मीकि ने गढ़ा था, उसका एक नया अवतरण उन्होंने दे करके हमारे सामने आधुनिक अवधारणा नहीं रखी थी राम के संदर्भ में? यदि उनके पास क्रिसमस था आधुनिक समय में, तो हमारे पास कबीरदास क्या कर रहे थे? कबीरदास क्या क्रिसमस नहीं है? यदि वो सेंट पीटर्सबर्ग का निर्माण कर रहे थे, तो हमारे पास तो उस समय ताजमहल बन रहा था। तमाम तरह के स्थापत्य, तमाम तरह की चित्रकलाएं, तमाम शैलियों का जन्म उस समय। तो सारे फीचर्स जो थे वह हमारे उसी समय के थे। हम भी उसी समय आधुनिक हो रहे थे, क्योंकि आधुनिकता एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, मनुष्य की फेनोमेनन है वह, और वह घटित हो रही है। अंतर विश्व दृष्टि में है, जिसको वो लोग छुपा ले जाते हैं। इंग्लैंड तो नवजागरण में सबसे फिसड्डी, मतलब पूरे यूरोपीय नवजागरण को देखें तो इंग्लैंड के नवजागरण पे तो बात ही नहीं होती नवजागरण के परिदृश्य में, क्योंकि उसमें नवजागरण जैसी स्थिति तो बहुत थी भी नहीं। नवजागरण तो जहाँ हो रहा था वहां हो रहा था, इटली में सबसे ज्यादा हो रहा था।
फ्रांस में हो रहा था, फ्रेंच में हो रहा था, इंग्लैंड में तो धर्म सुधार तक भी नहीं हुआ, जर्मनी में हुआ। तो जो नवजागरण, जो आधुनिकता का सबसे बड़ा फीचर मतलब बनता है, परिदृश्य बनता है, और जिन्होंने हमको सभ्य बनाने का ठेका लिया, या गर्व से कहे कि हमारा एजेंडा है कि हम तुमको सभ्य बनाएंगे, वह तो अपनी ही सभ्यता में बड़े असभ्य किस्म के लोग थे, और उसमें भी असभ्यों से भी ज्यादा असभ्य यहाँ आए थे। इंग्लैंड के जो प्रतिनिधि थे, जो वाकई इंग्लिशमैन थे, उनका वो भारत आए। वह तो जो हमारे पास आए, उनके बारे में तो किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, कौन थे वो लोग, क्योंकि जो वो लोग यहाँ से जाते थे तो उनकी क्या हैसियत होती थी और वो किस तरीके के असभ्य थे, वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। यहाँ से जो लूट का माल वो लोग लेकर के जाते थे और वहां उसका जो भोंडा प्रदर्शन वो करते थे, और कितनी उनको समझ थी स्थापत्य की, या कितनी समझ थी उनको सौंदर्य बोध की। आप यदि देखें शशि थरूर वाली किताब डार्क एज, उसमें जो एक कंपनी का कारिंदा है, इसको एक हीरा मिल गया और किसी तरह छुपा करके वो ले गया इंग्लैंड, और वहां उसको बेच खाया है और उससे पैसा उसने बना लिया है बहुत ज्यादा। और उस पैसे का क्या करे, तो उसने एक घर बनाया है। घर कैसा बनना चाहिए, तो उसको भारतीय स्थापत्य से उसको लगाव है, लगाव भी है, केवल देखा भर है, उसने जानता नहीं है कि वो क्या है। तो उसने जो घर बनाया है, वह ताजमहल भी बनाया है अपने घर में, कुतुब मीनार जैसा भी बना लिया है, कुछ लाल किला का भी उसने एक दरवाजा बना लिया है। तो यही सब देख कर गया है, उसको नहीं पता है कि ताजमहल कब्र है, और कब्र में लोग नहीं रहते। घर बनाने के लिए ताजमहल का डिजाइन नहीं बनता है, लेकिन उसके पास पैसा है, वो वैसा बना सकता था। तो आधुनिकता की यह समझ वाले लोग भारत आए थे, और उन्हीं के भरोसे हमें वह आधुनिक बनाने का एजेंडा सेट कर रहे थे, और जो उसके जाल में फंस रहे थे। मैं कलकत्ते में यह बात कर रहा हूँ, कलकत्ता बड़ा, अध्यक्ष महोदय, बड़ा उस समय का एक प्रतीक है हमारी आधुनिकता का, जो तथाकथित आधुनिकता जो उस समय थी। और एक बंगाली के सामने कह रहा हूं। वो भी बड़ा अजीब आधुनिकता बन रही थी, क्योंकि हमारा साबका ही ऐसे आधुनिकों से था। आखिर महर्षि अरविंद का जब हम कारुणिक जीवन देखते हैं बचपन, उससे क्या निकल, एक बच्चे के साथ आप क्या कर रहे थे आधुनिक बनाने के नाम? या उनकी मां के साथ क्या किया? एजेंडा वो लोग आधुनिकता का हमको दे रहे थे, वह एक अजीब किस्म का समाज का निर्माण करने की कोशिश हम पे थोपी, और उसी को हम लोगों ने आधुनिकता मान करके बहुत लंबे समय आधुनिक मूल्यों में जीने के अभ्यस्त हुए। प्रतिवाद भी उसी समय हो रहा था, वो भी बंगाल से ही हो रहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी जो ऐसे आधुनिक लोगों की उसी समय आलोचना कर रहे थे, जो चम्मच से खाता हो, जो जेब में कंघी रखता हो, ऐसे लोग जो आधुनिक हो रहे थे, इसके बाबू शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, जो बाबू वर्ग बन रहा है, जो आधुनिक दिखने की कोशिश कर रहा है, कपड़े पहनना, खान पान में इस तरह का व्यवहार, जो मतलब क्रूड सेंस हो सकता है आधुनिकता का, जिसका
आधुनिकता के दर्शन से कोई लेना देना नहीं था। आधुनिक दिखने की जो एक छटपटाहट या कोशिश, हास्यास्पद कोशिश है, कोई धर्म में ढूंढ रहा है, ईसाइयत में ढूंढ रहा है, कोई सूट बूट में ढूंढ रहा है, कोई अंग्रेजी बोलने में ढूंढ रहा है, कोई व्यापार में पैसा कमाने में देख रहा है, कोई इंग्लैंड जाके बस जाने में देख रहा है, कोई अपनी संतान का नाम रख रहा है और उसको अंग्रेजी बोलने से एकदम ऐसा प्रेरित कर रहा है कि तुम बांग्ला बोले तो मतलब पता नहीं क्या कुफ्र हो जाएगा। तो वह जो आधुनिकता बन रही थी, दरअसल हम उसी को ही माने, और यह पूरा जो हमारा प्रदर्शन था उसको जिस तरीके से उन्होंने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन और पौरवात्य इतिहास लेखन, दोनों को मैं इसमें साम्राज्यवादी ही मानता हूँ। अब तो कई लोग उसको मानते हैं कि ओरिएंटलिज्म भी एक किस्म का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था, कि जो हमारी छवि गढ़ी उन्होंने और जो हमारे पास जो एक इतिहास दिया, इतिहास दृष्टि दी, एक हम बहुत तत्ववादी होने, एकत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन उस तथाकथित आधुनिकता ने, जो कि छद्म आधुनिकता थी, उसने सबसे ज्यादा विभेदकारी मस्तिष्क हमारा बना दिया। हम तो मुस्लिम आक्रमण तक भी तत्ववादी थे, एकत्ववादी थे। हमने समाहित किया और कोई नहीं कि हम उपनिवेश, मुसलमानों को उपनिवेश हम कभी नहीं रहे। वो उसी तरीके से आए और यहाँ रहे, और उपलब्धियां हमारी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारा इतिहास अलग है, हिंदू इतिहास है। जेम्स मिल के पूरी हिस्ट्री के जो खंड है उसमें उन्होंने बांट करके दिखाया कि हिंदू इतिहास यहाँ तक है, उसके बाद फिर मुस्लिम इतिहास है, और बहुत चालाकी से उसके बाद उसको वो ईसाई इतिहास नहीं कहते हैं, उससे फिर वो अंग्रेजों का इतिहास है, वहाँ वह स्किप कर जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मामला है और फ्रेंच से उनका औपनिवेशिक संघर्ष चल रहा है कि कौन उपनिवेश बनाएगा नहीं बनाएगा। वहाँ यदि वो ईसाइयत या पश्चिमी इस शब्द का इस्तेमाल कर जाते तो गड़बड़ हो जाती, इसके बाद से वो अंग्रेज हो जाते, पॉलिटिकल मामला, उसके बाद सारी उपलब्धियां अंग्रेजों की हो जाती हैं। इसके पहले सांस्कृतिक, साहित्यिक, दार्शनिक सारी उपलब्धियों में वो पश्चिम। यह जो विभेद हमको दिया, हम आज तक इससे नहीं उबर पा रहे। यह जो एक दुचित्तापन हमारे पास आया, यह जो हमारा दिमाग जो एम्बिग्विटी बन गया, एक पूरी आजादी की लड़ाई हमने इसी दुचित्तेपन से लड़ी, पूरा मध्य वर्ग हमारा इसी दुचित्तेपन से बना, थोड़े इधर के, थोड़े उधर के, थोड़े अंग्रेज, थोड़े भारतीय, थोड़े पश्चिम, थोड़े पूर्वी, मुसलमान भी, हिंदू भी। और इसकी लड़ाई मतलब जैसे उन्होंने बहुत कोशिश किया कि हमारे पास क्या नहीं है यह जांचने की, देखने की, तो सब कुछ तो था ही। दर्शन में तो खैर वो हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते थे, अब भी नहीं करते हम। बुद्ध, अभी जो उनकी किताब युval नोआ हरारी की किताब सेपियंस वाली किताब है, उसमें तो वह स्वीकार करते हैं कि पूरे पश्चिम के सामने बुद्ध के प्रति एक चुनौती की तरह अभी भी है और उसको हल नहीं कर पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने। तो उस समय का जो वो भौतिकवाद था और जिन सवालों से बुद्ध टकरा गए, उन सवालों के जवाब तो नहीं मिल पा रहे हैं पूरे विकास के बाद। एक पश्चिम के ही इतिहासकार की टिप्पणी है, अपनी तरफ से उसको नहीं कह रहा हूं। तो यह जो एक मामला हमारा बना, हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास, क्योंकि जिस विश्व दृष्टि की बात
मैं कर रहा था उस समय। और एक खास जो लैकिंग दिखाई देती है, जिसको लोग कहते हैं कि हमारे पास वह नहीं था, जो पश्चिम ने बहुत उसके बाद उसकी तरक्की की, अभियांत्रिकी, विज्ञान को इंजीनियरिंग में बदलने की कला। विज्ञान था हमारे पास, कोई समाज बिना विज्ञान के रहता नहीं है। और विज्ञान तो मनुष्य की स्वाभाविक चेतना है, जैसे दर्शन मनुष्य की स्वाभाविक चेतना है, विज्ञान भी मनुष्य की स्वाभाविक चेतना है। समाज का गठन ही वैज्ञानिक है, वह अवैज्ञानिक समाज जैसी कोई अवधारणा हो ही नहीं सकती। हरारी से किसी ने पूछा कि यह क्या समलैंगिक होना नेचुरल नहीं है? उसने कहा कि जो नेचर में है वो मनुष्य यदि नेचर का हिस्सा है, जो है वह अननेचुरल कैसे हो सकता है, अलग हो सकता है। अप्राकृतिक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कोई समाज भी यदि वो गठन हुआ है, एक समाज बना है, तो अवैज्ञानिक समाज जैसी कोई अवधारणा तो होगी। अवैज्ञानिक उसमें कुछ चलन होंगे, कुछ आस्था होगी, कुछ तर्क का अभाव होगा, लेकिन एक विश्व व्यवस्था तो उसकी होती है, जिसको हम लोग ज्ञान मीमांसा कहते हैं। एक वैश्विक दर्शन तो उसका होता ही है। कॉस्मोस इसमें कहते हैं कि सबके लिए सब कुछ का स्थान, विश्व व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सब कोई अपना अपना एक स्थान देखे, और यदि वह संतुष्ट हो जाता है तो एक व्यवस्था बन जाती है। अरस्तु के पास भी एक था पश्चिम, मतलब इस तथाकथित विज्ञान की अभियांत्रिकी में बदलने से पहले भी एक क्या विश्व व्यवस्था तो थी, जिसमें पृथ्वी की केंद्रीयता थी, और उसमें ईश्वर के लिए जगह थी, देवदूतों के लिए जगह थी, प्रकृति के लिए जगह थी, चिकित्सा के लिए जगह थे, सबकी व्यवस्था होती है। उसको बदल देते हैं लोग, नए संदर्भों में उसकी व्याख्या करते हैं, ज्यादा तार्किक तरीके से उसके जवाब, जिन सवालों के जवाब नहीं ढूंढे गए हैं, उसको नए सिरे से व्याख्यायित करते हैं और कहते हैं कि यह एक नई विश्व व्यवस्था है। तो पूर्व की जो विश्व व्यवस्था थी, या जो मूल्यबोध था, उस आधुनिक काल में जो 14वीं 15वीं शताब्दी का जो मूल्यबोध था हमारा, वह डिफर करता है, और वहां वो हमसे हार रहे थे। क्योंकि बारूद तो बनाया पूर्व ने, चीन ने बनाया बारूद, जिस आग्नेयास्त्र के दम पर पूरा साम्राज्यवाद टिका खड़ा हुआ, बंदूक के बल पर। बारूद चीन ने बनाया, लेकिन चीन ने बंदूक नहीं बनाई, राइफल नहीं बनाया। बेड़ा सबसे मजबूत, जिसका दावा लोग करते हैं कि हमने पूरा बेड़ा साहसिक यात्राएं की, वह पूर्व में उनकी यात्राओं से पहले बहुत चीन का जो महान सेनानायक च्यांग हुआ करता था, इसकी चर्चा धर्मपाल करते हैं कि 300 बेड़ों के साथ वह पूरे समुद्र की यात्राएं करता था, और अफ्रीका तक उसकी पहुंच थी। सोने के बारे में उसको पता था यूरोप से पहले, लेकिन उसको लूटना नहीं था, इसलिए चीन का कोई उपनिवेश नहीं था। भारत के बंदरगाह पर 3 महीने तक कालीकट पर वह 300 बेड़ों के साथ वह खड़ा था, बिना युद्ध की आकांक्षा के। वह केवल मिलना जुलना, और यह सब धर्मपाल ने लिखा है, इसके प्रमाण दिए। तो यह जो विश्व व्यवस्था थी पूर्व की, जो आधुनिक होते हुए आधुनिक काल की जो विश्व व्यवस्था, हमारा जो आधुनिक काल था, वह ज्यादा लोक मंगलकारी था। उपलब्धियों में हम उससे पीछे जरा भी नहीं थे,
हमारे अभियांत्रिकी उससे पीछे नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसको नेग्लेक्ट किया और यदि थी हमारे पास तो उस पर बातचीत करने से मना किया और हमें भी ऐसा अनुकूलित किया कि हम उस पर बातचीत नहीं करें। इरफान हबीब की किताब यदि हम देखें, मुगल कालीन या अकबर कालीन ज्ञान विज्ञान, उस किताब में देखें कि उस समय हमारा ज्ञान विज्ञान क्या कर रहा था। हम बिना बर्फ के चीजों को ठंडा कर सकते थे उस समय। शोरे से बर्फ बनाने की प्रक्रिया यहां प्रारंभ हो गई थी, लेकिन वो हमारी उपलब्धियों में नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो अकबर के समय की चीज थी और हमारा मस्तिष्क विभाजित हो चुका है, क्योंकि अकबर के आने से पहले तक ही हम भारतीय ज्ञान मानेंगे, उसके बाद भारतीय ज्ञान मानने में दिक्कत हो जाएगी। इतिहासकारों ने इसका प्रतिवाद किया। अब वो एक ऐसा खेल था जिसमें हम फंसते चले गए, इतिहास का खेल। उन्होंने बहुत शोध करके बताया कि सब कुछ था भारत में, इतिहास नहीं था। अजीब बात है, इतिहास नहीं था। इतने शिलालेख थे जो ईसा से इतने साल पहले से मिलने शुरू हो गए थे। अल-बरेनू आता है और वह संग्रहालयों की बात करता है, वह रिकॉर्ड्स रूम की बात करता है। जब इतिहास नहीं थे तो इतिहास के स्रोतों की क्या जरूरत थी? तो किसके लिए शिलालेख किसके लिए लिख रहे थे जब वो चेतना ही नहीं थी? सब कहते हैं कि यह इतना अध्यात्मवादी देश था कि अपनी चीजों को संजो के रखना जानता ही नहीं था, तो क्यों अशोक क्या कर रहे थे शिलालेख लिख? क्यों तीसरी चौथी शताब्दी, जिस समय के लोग सोच भी नहीं सकते थे उनके पास कोई इतना पुराना हिस्टोरिकल एविडेंस मिलेगा? हमारे पास तो सब मिल रहा था, उसी समय से कंटिन्यूएशन में मिल रहा था। नहीं पढ़ पा रहे थे, अलग बात है। एक प्रक्रिया तो थी ही इतिहास की, लेकिन उन्होंने सिद्ध किया कि हमारे पास वो इतिहास नहीं था, इतिहास लेखन नहीं था। आश्चर्य भी व्यक्त किया कि हाँ सब कुछ तो है, इतिहास नहीं, दे दे के आपके पास एक राज तरंगिनी है, उसी से खुश रहिए, वो भी बहुत आधा अधूरा है। बाकी इतिहास लेखन तो हम आपको लिखना सिखा रहे हैं। हम लोग भी उसमें फंसे, हमने भी उसका प्रतिवाद किया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की पूरी एक सीरीज जिसकी चर्चा कल कृपा शंकर चौबे कर रहे थे, बहुत भगवत शरण उपाध्याय, काशी प्रसाद जायसवाल, ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ हिंदू मोहम्मडन इंडिया। लेकिन गांधी जी इस खेल को समझ गए थे। समय का हो गया है। अमित ने कहा था कि तुम ज्यादा समय लेके बोलना, सोचा था कि भाई आधा घंटा तो बोलूंगा ही। आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गई। 5 मिनट और तो मैं समेट ही रहा हूँ सर, इधर समेटा ही माना जाए, कुछ ज्यादा करने के लिए ठीक नहीं। हाँ, लेकिन जो चीजें वहां घट रही थी, मैं बात तो अपनी स्थापना वहीं से कर रहा था कि गांधी जी इस चीज को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने हिंद स्वराज में इतिहास लेखन की इस अवधारणा का बड़ा पुरजोर खंडन किया। वो चाहते तो ऐतिहासिक उदाहरण दे सकते थे, इतिहास की एक स्वतंत्र किताब लिख सकते थे, बहुत ब्रिलियंट आदमी थे। और यदि उनको वाकई लगता कि यह चुनौती है और इसको जवाब देने की बात है, तो जितने महान काम उन्होंने किए हैं, इतिहास की किताब लिख देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यह इतिहास के उदाहरण या प्रमाण खोज करके निकाल देना भी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम जिस इतिहास की बात करते हो वो हमारे लिए तो बहुत बेकार सी बात है। हिस्ट्री की बात तुम करते हो,
इतिहास बिल्कुल एक अलग अवधारणा है। वह समाज की एक ऐसी अवधारणा प्रस्तुत करता है जो राजाओं के युद्ध के बावजूद समाज किस सहकार से बना रह जाता है, किस प्रेम से फिर समाज खड़ा हो जाता है। और तुम जिस हिस्ट्री की बात करते हो वह तो राजाओं के अपने खेल हैं, वह तो उनकी क्रूरताएं दर्ज होती हैं उसमें, और स्वाभाविक बातें दर्ज करती हैं। हम तो स्वाभाविक जीवन जीने वाले, एक प्रेम, समता और सहकार का एक समाज बनाने वाले लोग हैं। हमको उस तरह के कोलाहल और राजाओं को उससे क्या लेना देना। वह तुम अपनी हिस्ट्री अपने पास रखो, और बार बार वो अपने भी पाठकों को जब वो कहते हैं, उसका पाठक लेखक संवाद जब होता है, संपादक संवाद, तो बार बार जब वह कहता है कि हिस्ट्री में इसके उदाहरण नहीं मिलते, हिस्ट्री में इसके उदाहरण नहीं मिलते, तो कहते हैं कि यदि उदाहरण नहीं मिलते तो ऐसा करना आगे भी ऐसा नहीं होगा, यह मनुष्यता में संदेह करने के बराबर है। यह एक आधुनिक अवधारणा थी तो मनुष्य आगे बढ़ेगा। यदि अब तक नहीं हुआ है तो आगे भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा कहने वाले तुम कौन हो। तो यह एक गतिशील अवधारणा थी जो गांधी जी बहुत स्पष्ट शब्दों में आधुनिकता की एक नई परिभाषा गढ़ने वाले, जब उनसे कहा कि मॉडर्निटी के बारे में क्या ख्याल है, उन्होंने हंसकर शायद कहा था कि बहुत दिलचस्प अवधारणा है, क्योंकि वो जानते थे कि मॉडर्न तो खुद है ही, उनसे बड़ा मॉडर्न क्या होगा जो अपने जीवन को ही प्रयोग कर रहा हो। और पूरा आधुनिक विज्ञान जिस तरह के प्रयोगों पर निर्भर है, वह सारा प्रयोग अपने जीवन में करके दिखा दे रहा हो, वो आधुनिकता के साक्षात प्रतिपूर्ति के सामने आप आधुनिक होने की अवधारणा पूछेंगे तो हंसने के सिवा क्या करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।